सब्सक्राइब कीजिए टारगेट विथ एमजी शर्मा यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, वो भी फ्री में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर हाजिर हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम यूथ कंपटीशन टाइम्स या जीएस प्रैक्टिस सेट 6 लेकर उपस्थित हैं। दोस्तों, पिछले प्रैक्टिस सेट में जीएस सेट हमारा 5 था, तो उसमें एक प्रश्न था जिसका उत्तर गलत हो गया था। बस केवल एक प्रश्न है। वैसे दोस्तों, मेरे द्वारा बहुत ही रिसर्च और छानबीन के बाद ही प्रश्नों को लाया जाता है और पढ़ाया जाता है, लेकिन कभी कभी गलती हो जाती है, इंसान है भाई। और जो बुक हमारे पास है उसमें भी यही दिया गया है, तो हमने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, तो आप सभी उसको करेक्ट कर लें। क्योंकि एक भाई हैं संदीप मिश्रा जी, जिन्होंने कमेंट किया था, तो कमेंट के लिए उनका स्वागत है। और संदीप मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने इस प्रश्न पर हमारा ध्यान आकृष्ट कराया। उसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। इसको करेक्ट कर लीजिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार तमिलनाडु सबसे ऊपर है और इसका जो परसेंटेज है 48.45%। 48.45% आबादी जो है शहरी क्षेत्रों में रहती है। और इसके बाद केरल है, केरल के बाद महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद गुजरात है। तो पिछले 20 वर्षों में तमिलनाडु में शहरीकरण की दर तेजी से बढ़ी है। अर्थात 1991 की जनगणना के अनुसार तमिलनाडु में कुल जनसंख्या केवल 34.15% थी, लेकिन 2011 में यह बढ़कर 48.45 हो गई है। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो तमिलनाडु होगा। तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। बाकी सब ठीक है। और आगे भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो भी कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला रहेगा और आप अपना सुझाव देते रहिएगा। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस मोटिवेशन के साथ। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें ही होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। दोस्तों नमस्कार, मैं एमजी और आप देखना शुरू कर चुके हैं टारगेट विथ एमजी शर्मा यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है इस चैनल पर। तो मित्रों, चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है 101। निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता? जलालुद्दीन, मंगबरनी, गजनी का महमूद, सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी और चंगेज खां। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में किया था। और किस पर किया था? तो ये गजनी से चलकर गोमल दर्रे से होते हुए जो मुल्तान आए थे उन पर आक्रमण किया था। तो हमारा सी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा 102। संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था? मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, या विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, या आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था? तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। या बी इसका राइट आंसर होगा। कपास के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र हमारे जो संगम काल में हुए हैं उरेयूर, ये सूती वस्त्र और कपास के लिए प्रसिद्ध थे। उरेयूर नामक जो स्थान है उसकी चर्चा पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 103। साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? तो भारतीय 1919 के अधिनियम की कार्रवाई पुनरीक्षण कभी नहीं चाहते थे। साइमन कमीशन के प्रांतों में द्विशासन शासन की समाप्ति की संस्कृति थी, या साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, या साइमन कमीशन ने देश के विभाजन का सुझाव दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्योंकि जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय साइमन आयोग का गठन किया गया, जिसमें जितने भी सदस्य सभी अंग्रेज थे। इसीलिए कांग्रेसियों ने इस कमीशन को श्वेत कमीशन कहा है। 27 दिसंबर 1927 में मद्रास में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता एम ए अंसारी ने की थी, और साइमन कमीशन का बहिष्कार भी करने का निर्णय लिया गया था। इस पर चर्चा की गई थी कि साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जाए। तो चलिए हमारा ये सी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 104। अस्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, इसके साथ किया गया जमींदारों के साथ, ग्रामीण समुदायों के साथ, मुकदमों के साथ, या किसानों के साथ?
तो ये जमींदारों के साथ किया गया। इसका राइट आंसर ये है, गवर्नर जनरल लॉर्ड कार्नवालिस ने किया था, जो 1793 में अस्थायी बंदोबस्त अर्थात परमानेंट सेटल जमींदारों के साथ मिलकर किया था। इसमें राजस्व का अनुबंध जो था वो जमींदारों के बजाय किसानों में किया जाना था, लेकिन जमींदारों के साथ इन लोगों ने किया था। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, 104 का हमारा ये राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 105। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ये, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप 1905 ईस्वी में हुई थी। ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था और स्वदेशी वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा दिए जाने की बात कही गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 106। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? बी ओ चिदम्बरम पिल्ले, सी राजगोपालाचारी, के कामराज और एनी बेसेंट। तो हमारा इसका सही आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, बी सी राजगोपालाचारी। इसका प्रारंभ 12 मार्च 1930 को हुआ और साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ, ये साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ यानी 78 सहयोगियों अर्थात साथियों के साथ ये शुरू किया गया। और ये साथी जो थे वो चुने हुए थे। इनके साथ सत्याग्रह के लिए निकला गया और 24 दिन लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचकर नमक कानून को भंग किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा बी राइट आंसर, सी राजगोपालाचारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 107। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है? भाबर, बांगर, खादर या फोंडोलाइट। तो हमारा इसका सही आंसर होगा बी, इसका राइट आंसर होगा, ये होगा बांगर, ये होगा बांगर। बी इसका राइट आंसर होगा। मित्रों, बांगर वो ऊंचा भाग होता है जहां पर नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। अर्थात जैसे पहाड़ है, ये पहाड़ है, यहाँ से नदियां चली तो यहाँ से ईंट पत्थर कंकड़ और पेड़ पौधे जो भी काटते हुए लाती हैं और एक स्थान पर जमा कर देती हैं और उसके नीचे नीचे पानी बह जाता है, ये ऊपर का टीला हो जाता है। तो ये पर स्थान जो हमारा हो जाता है बांगर, अर्थात इसको बांगर प्रदेश के नाम से जानते हैं। और इसमें कैल्शियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। यहाँ ऊंचा स्थान होने के कारण पानी नहीं पहुंच पाता है और ये कंकड़ पत्थर से वो टीला बन जाता है। इसी प्रकार हमारा खादर होता है। खादर में नदियां कुछ अवशेष बहा करके लाती हैं, एक स्थान पर जमा करती हैं और उसके नीचे नीचे पानी बह जाता है अपना। तो यहाँ पानी चला जाता है, अर्थात खादर वो नीचा स्थान होता है जहाँ पानी प्रतिवर्ष पहुंचता रहता है। तो आई होप समझ में आया होगा। बांगर वो ऊंचा स्थान है जहाँ पर नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है और खादर वो नीचा स्थान होता है जहाँ प्रतिवर्ष पानी पहुंचता रहता है। तो इस प्रश्न का फिलहाल हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बांगर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 108। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे के निर्माण करवाया था? निम्नलिखित में किसने अपने पति बादशाह के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? शाह बेगम ने, हाजी बेगम ने, मुमताज बहन बेगम ने या नूरुन्निसा बेगम ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हाजी बेगम ने। हुमायूं के मकबरे का निर्माण इनकी बेगम अर्थात पत्नी और अकबर की सौतेली मां जिनका नाम था हाजी बेगम, इन्होंने 1564 ईस्वी में सफेद संगमरमर का एक गोल गुंबद वाला मकबरे का निर्माण करवाया था। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, हाजी बेगम ने करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 109। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। इसमें मित्रों 2 गवर्नर जनरल हुए हैं। एक तो वो थे जो विदेशी थे और एक थे अपने भारतीय। तो भारतीय जो थे वो थे राजगोपालाचारी अर्थात सी राजगोपालाचारी। तो स्वतंत्र भारत के पहले जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। और ये स्वतंत्र भारत के थे लेकिन ये भारतीय नहीं थे। और इसके बाद में यदि पूछा जाए स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल तो ये थे, प्रथम भारतीय भी थे और अंतिम भी थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो ये हमारा ये राइट आंसर होगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। क्योंकि पूछा गया स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, तो ये स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम दोनों हैं और भारतीय भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न 110। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे
सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। असम और राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, असम और गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। तुम्हारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। इसका डी राइट आंसर होगा। सबसे पहले जान लेते हैं इन राज्यों की राजधानियां क्या क्या हैं। तो असम का है दिसपुर, दिसपुर, और राजस्थान का है जयपुर। जयपुर में हवा महल भी है और इसको पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और एक अरुणाचल प्रदेश है, इसकी राजधानी है ईटानगर, ईटानगर। और राजस्थान का जयपुर हो ही गया, असम का दिसपुर ये भी हो गया। गुजरात का है गांधीनगर, गांधीनगर। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश हमारा है, तो इसका ईटानगर है, ईटानगर, और गुजरात का है गांधीनगर। तो इस प्रकार हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा डी, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। इसका गठन 20 फरवरी 1987 को हुआ था और ये भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। मित्रों, जब आप मैप में देखते होंगे, इस तरह हमारा मैप है और यहाँ ये पोर्शन है, इधर ये जम्मू कश्मीर का पोर्शन है। फिगर थोड़ा सही नहीं बन रहा है। तो ये सबसे जो पूर्वी राज्य है हमारा है अरुणाचल प्रदेश का, और जो सबसे पश्चिमी है ये गुजरात है। और सबसे पश्चिमी और पूर्वी पूछा गया है, ये गुजरात है और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, और ये अरुणाचल प्रदेश है, तो इसका है ईटानगर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 111। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है 5 करोड़ वर्ष, 10 करोड़ वर्ष, 20 करोड़ वर्ष या 25 करोड़ वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 25 करोड़ वर्ष। 25 करोड़ वर्ष इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। क्योंकि आकाशगंगा तारों का एक विशाल पुंज होता है और इसमें लगभग 1 लाख मिलियन, लिख देते हैं 1 लाख मिलियन, 1 लाख मिलियन, अर्थात ये हमारा 1 लाख हो गया और मिलियन है, कुल मिला के कहने का 10 का पावर 11 इतने तारे पाए जाते हैं। और ये आकाशगंगा जो है तारों का एक विशाल पुंज होता है। तो फिलहाल इसका सही आंसर होगा 25 करोड़ वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 112। आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उनमें पूरा जीवाश्म बहुत कम होते हैं, वे जल के लिए सरंध्र होती हैं, वे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों होती हैं, या इन चट्टानों में सिलिका नहीं होती है। तो इसका हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा सी, सी इसका राइट आंसर होगा। वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों होते हैं। आग्नेय चट्टानों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग के पिघले हुए पदार्थ मैग्मा के ठोस होने से होता है, और चट्टानें जो होती हैं क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों होती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं 113। दिए गए विकल्पों में से किस दशक में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम थी? हमारा ऑप्शन है 1991 से 2001, 1981 से 1991 तक, 1961 से 1971 तक, या 2001 से 2011 तक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1961 से 1971 तक। देश की जनसंख्या वृद्धि हमारी 1961 से 1971 तक दशकीय वृद्धि जो थी वो 24.80% है, और 2001 से 2011 की जो दशकीय वृद्धि है वो 17.7% है। तो इसे पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से किस दशक में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम थी? तो अधिकतम जो थी वो 1961 से 1971 थी, अर्थात सी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं 114। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वो क्षमा दान करे, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, आपातकाल की घोषणा करे और अध्यादेश जारी करे। तो मित्रों इसका बी राइट आंसर होगा। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्रदान है, क्षमा दान करे वो, ये प्रदान है, आपातकाल की घोषणा भी कर सकता है, अध्यादेश भी जारी कर सकते हैं, लेकिन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का पावर नहीं है, अर्थात ये अधिकार उनके पास नहीं है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाएं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाएं, यह अधिकार प्राप्त नहीं है और नहीं पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न 115। निम्न में से कौन सी एक 2001 से 11 के दशक में भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर रही है? 17.11%, 17.64%, 16.74% या 16.05%। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी,
17.64%। जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 के दशक में भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 17.64% रही है और 17.64% ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। 116 लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके वैध मतों का 1/3, वैध मतों का 1/4, वैध मतों का 1/5 और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये उपरोक्त में से कोई नहीं। लोकसभा के प्रत्याशी को अपनी जमानत बचाने के लिए वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त करना अनिवार्य होता है और इस ऑप्शन में कहीं भी 1/6 नहीं दिया गया है। वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त करना अनिवार्य होता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा 117 संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति या केवल लोकसभा के प्रति। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, केवल लोकसभा के प्रति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) में अनुच्छेद 75(3) हमारा है। इसके अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है और कोई भी मंत्री व्यक्तिगत रूप से अनुच्छेद 75(2) के अनुसार राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। 118 आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, 62वें संविधान संशोधन के द्वारा, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा या 71वें संशोधन के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 61वां संविधान संशोधन जो हमारा हुआ है। और 61वां संविधान संशोधन ये 1989 के द्वारा हुआ है। अनुच्छेद 326 अनुच्छेद है वो संशोधित करके मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटा करके और 18 वर्ष कर दी गई है, अर्थात 61वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 119 भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है भारत की राष्ट्रीय भाषा से, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से, न्यायिक पुनरावलोकन से और दल बदल विरोधी कानून से। तो इसका सही आंसर होगा ये दल बदल विरोधी कानून से, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी, मूल संविधान में केवल 8 ही अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान संविधान की अनुसूचियां की संख्या 12 हो गई है और संविधान के प्रथम संशोधन में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। तो पहले हमारी 8 थी, अब हो गई है 12। तो इसका डी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 120 अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है, जो हमारा अंत्योदय कार्ड चलता है, अल्पसंख्यकों का विकास, ये नहीं होगा, दलितों की उन्नति, गरीबों से सबसे गरीब की सहायता और गरीबों का पूर्ण उन्मूलन। तो इसका सही आंसर होगा गरीबों में सबसे गरीब की सहायता। जो गरीब से गरीब लोग हैं उनकी सहायता करने के लिए अंत्योदय कार्यक्रम चलाया गया है। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत अन्य योजना में अर्थात खाद्यान्न में 20 सितंबर 2000 को ये प्रारंभ की गई थी और इसके तहत देश के लगभग 1 करोड़ जो गरीब परिवार हैं उनको प्रति माह 35 किलोग्राम अनाज रियायती मूल्य पर उपलब्ध कराया जाता है। और इस योजना के तहत जारी किए जाने वाले गेहूं और चावल का केंद्रीय मूल्य होता है क्रमशः 2 रुपये और 3 रुपये प्रति किलोग्राम। और इस योजना से 1 करोड़ जो गरीब परिवार हैं लगभग 5 करोड़ लोग लाभान्वित हो रहे हैं। यह योजना केंद्रीय उपभोक्ता मामले और खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत प्रारंभ किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 121 संविधान में मंत्रिमंडल कैबिनेट शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, वो है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 76। तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352। इसके तहत भारतीय संविधान का हमारा अनुच्छेद है 352(3) के तहत एक मंत्रिमंडल कैबिनेट शब्द का उल्लेख किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति तब तक उद्घोषणा जारी नहीं करेगा जब तक कि केंद्रीय मंत्रिमंडल उन्हें लिखित रूप से सूचित नहीं करता कि ये ऐसी घोषणा की जा सकती है। बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है 122 डायनोमो वैद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है या यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो डायनो हमारा जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। और आजकल दैनिक जीवन में विद्युत उत्पादन के लिए विद्युत जनित्र अत्यधिक प्रयोग किया जाता है और इसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित की जाती है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला 123 देखते हैं। आकाश नीला लगता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों से अधिक है। लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है।
नीला रंग नेत्र को अधिक सुग्राही है। यह वायुमंडल दीर्घ तरंग दैर्ध्य को लघु तरंग दैर्ध्य की अपेक्षा अधिक अवशोषित करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। लघु तरंग दैर्ध्य दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होता है, और नीला रंग जो का तरंग दैर्ध्य जो होता है, इसके अल्प होने के कारण दीर्घ तरंगों की अपेक्षा अधिक प्रकीर्ण के कारण आकाश में बिखर जाता है, और इसके चलते आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 124। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण या उपरोक्त सभी। तो ये अल्फा, बीटा, गामा सभी किरणों को उत्सर्जित करता है। रेडियोधर्मी पदार्थ से अल्फा, बीटा, गामा किरणों का उत्सर्जन होता है सबका। जब किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा, बीटा और गामा किरण उत्सर्जित होते हैं तो उसके परमाणु भर और परमाणु क्रमांक बदल जाते हैं, और इसके बाद नए तत्व का जन्म होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं 125। पीतल में कौन कौन सी धातुएं होती हैं? तांबा और निकिल, निकिल और जस्ता, मैग्नीशियम और जस्ता, तांबा और जस्ता। तो इसका सही आंसर है तांबा और जस्ता। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि पीतल में जस्ता 70% होता है। पीतल में जस्ता जो होता है 70% होता है, और तांबा 30% होता है। पीतल में जस्ता 70% होता है और तांबा 30% होता है, और इसका प्रयोग कार, मशीनों के पुर्जे और बर्तन बनाने के रूप में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न 126। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है यूकेलिप्टिस, सिकोया, देवदार या प्रणांग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिकोया। सिकोया इसका राइट आंसर होगा। सबसे लंबा जीवित जो वृक्ष होता है वो सिकोया होता है, और यह संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में पाया जाता है। इसकी लंबाई लगभग 379 फीट होती है। 379 फीट लगभग। अगर इसकी लंबाई को मीटर में बात करें तो 115.5 मीटर होता है। अगर फुट में देखा जाए तो 379, और मीटर में देखा जाए तो 115.5 मीटर। तो ये हमारा बी राइट आंसर होगा, सिकोया। चलिए आगे बढ़ते हैं 127। भ्रूण किसमें मिलता है? फूल में, पर्ण में, बीज में या कली में? तो इसका राइट आंसर होगा बीज में मिलता है, सीड में। भ्रूण बीज में मिलता है। भ्रूण बीज में मिलता है। इस समूह के पौधों में बीज के फल अंदर होते हैं, और इनके पौधों में जड़, पत्ती, फूल, फल, बीज ये सभी जो है पूर्ण रूप से विकसित होते हैं, और बीज के आधार पर इनका विभाजन किया जाता है। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है एक बीजपत्री और दूसरा होता है द्विबीजपत्री पत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीज। चलिए आगे बढ़ते हैं 128। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस होता है न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में या पराक्सीसोम में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधों में सूर्य की उपस्थिति में होती है, और सूर्य के प्रकाश को विकिरण ऊर्जा के रूप में प्राप्त करते हैं, तथा पर्णहरिम की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2, कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2, और H2O जल होता है। इनके द्वारा भोजन अर्थात कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, और क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं 129। पॉली हाउस का प्रयोग किया जाता है पौधों को उगाने के लिए, अनाज के भंडारण के लिए, सब्जियों के भंडारण के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा पौधों को उगाने के लिए। ऑप्शन ये राइट आंसर होगा, पौधों को उगाने के लिए। पॉली हाउस का उपयोग उच्च मूल्य वाले कृषि उत्पादों को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, और इसका उपयोग आर्द्र प्रकाश से नियंत्रित किया जाता है। ये पौधों को उगाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न 130। भारत की श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर कुरियन वर्गीस को, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को, डॉक्टर होमी भाभा को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर कुरियन वर्गीस को। ये हमारा राइट आंसर होगा। भारत में दुग्ध व्यवसाय के विकास के लिए कृषि सहकारिता विभाग द्वारा एक ऑपरेशन फ्लड नामक एक अभियान चलाया गया, और इसके जनक जो थे वो डॉक्टर कुरियन वर्गीस थे। ऑपरेशन फ्लड को श्वेत क्रांति भी कहते हैं, और इसके अंतर्गत गुजरात के खेड़ा जिले में आनंद सहकारी समिति का विकास किया गया, और श्वेत क्रांति के फलस्वरूप भारत दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर पहुंच चुका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देते हैं 131। गुलाबी कीड़ा किस फसल का शत्रु है? सरसों का, कपास का, चना का या भिंडी का? तो गुलाबी कीट हमारा है वो कपास का है।
गुलाबी कीट कपास की फसल को प्रमुख कीट माना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है पिक्टिनोफोरा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका बी राइट आंसर होगा कपास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 132। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? गंध से, दृष्टि से, नर्तन से या स्पर्श से? तो इसका सही आंसर होगा नर्तन से। मधुमक्खी कॉलोनी होता है अर्थात मधुमक्खी का जो बड़ा छत्ता होता है उसमें बहुत से सदस्य होते हैं और वो एक दूसरे को नर्तन से पहचान लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा 133। मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं पूछा जा रहा है। ये परजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। ये परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। ऑप्शन ये हमारा है। यह मच्छरों द्वारा फैलाई जाती हैं। और ऑप्शन सी, ये दलदली क्षेत्रों में अधिकार होती हैं और इसके इलाज में क्लोरोक्विन का उपयोग होता है। तो इसका सही आंसर है ये परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ये सही आंसर होगा। मलेरिया एनाफिलीज मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है और प्लाज्मोडियम परजीवी मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से शरीर में प्रवेश करता है जो लाल रक्त कणिकाओं को भी प्रभावित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा 134। एन.ई. बोरलाग को नोबेल पुरस्कार किसमें मिला था? शांति के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, शरीर क्रिया और दवाओं में या कृषि में? तो इसका सही आंसर होगा शांति के क्षेत्र में इनको एन.ई. बोरलाग को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और नॉर्मन ई बोरलाग को हरित क्रांति का पिता माना जाता है और इन्होंने बौनी गेहूं की किस्मों का भी विकास किया था और गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई। इनको सन 1970 में कृषि के क्षेत्र में योगदान के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न 135। पौधों में नाइट्रोजन की कमी के लक्षण सर्वप्रथम दिखाई देते हैं मध्य की पत्तियों में, निचली पत्तियों में या ऊपर की पत्तियों में या उपरोक्त में से सभी सत्य हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये निचली पत्तियों में इसके प्रमुख लक्षण दिखाई देते हैं। नाइट्रोजन एक जल उर्वरक है और इसका प्रभाव देने वाली फसलों में सबसे पहले पौधों की निचली पत्तियां सूखना प्रारंभ हो जाती हैं और धीरे धीरे ऊपर की पत्तियां भी सूख जाती हैं। पहले निचली पत्तियां सूखती हैं, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर की पत्तियां सूखती हैं। तो इसका लक्षण कैसे थे? पहले निचली पत्तियां सूखती हैं तो लक्षण निचली पत्तियों से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न 136। संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम अवस्थित है ब्राजील में, चेकोस्लोवाकिया में, जर्मनी में या संयुक्त राज्य अमेरिका में? तो इसका सही आंसर होगा चेकोस्लोवाकिया में। संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम स्टॉकहोम स्टेडियम है जो कि प्राग चेकोस्लोवाकिया में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 137। पहाड़ी मृदाएं साधारणतः होती हैं अम्लीय होती हैं, क्षारीय होती हैं, उदासीन होती हैं, लवणीय होती हैं? तो इसका सही आंसर होगा ये अम्लीय होती हैं। ये मृदा उथली होती है और इसका रंग भूरा धूसर होता है और यह अभिक्रिया के अल्प अम्लीय से उदासीन होती हैं और साधारणतः देखा जाता है कि चूना रहित मृदाएं भी होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 138। निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? लाइकन, प्रोटोजोआ, साइनोजीवाणु या डाइटम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डाइटम। डाइटम इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु यदि पानी में डूबने से हुई है और या नहीं हुई है तो इसका पता लगाने के लिए डाइटोम परीक्षण से पता लगाया जाता है। जब कोई व्यक्ति जीवित अवस्था में पानी में डूबता है और सांस लेने के साथ पानी में पाए जाने वाला डाइटोन भी उस व्यक्ति के फेफड़ों में चला जाता है और रक्त प्रवाह के साथ साथ वो डाइटोन शरीर के सभी अंगों में पहुंच जाता है, तो हम कह सकते हैं कि पानी में डूबने से पहले व्यक्ति जीवित था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 139। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? अवशोषण द्वारा, अधिशोषण द्वारा, स्कंदन द्वारा या अपवहन द्वारा? तो इसका राइट आंसर होगा सी। फिटकरी गंदे पानी को स्कंदन द्वारा स्वच्छ करती है और फिटकरी का रासायनिक नाम है पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। इसका रासायनिक नाम है पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। इसका जो सूत्र है K2SO4 इंटू Al2 और SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O H2O। बड़ा ही लंबा फार्मूला है इसका। K2SO4 इंटू Al2 SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O और नाम है इसका पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। ये एक रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ है और इसका प्रयोग सामान्यतः रक्त जब बहता है उसको बंद करने के लिए किया जाता है। जल शुद्धिकरण में भी इसका प्रयोग किया जाता है और चमड़े आदि की रंगाई में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और सबसे अच्छा उदाहरण है कि जब नाई की दुकान पे कोई व्यक्ति जब कट जाता है तो वहाँ फिटकरी लगा देते हैं कि इससे हमारा जो ब्लड है वो ब्लड बहना बंद हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 140। भारत में जैव विविधता के ताप स्थल हॉट स्पॉट हैं
पश्चिमी हिमालय व पूर्वी घाट, पश्चिमी हिमालय व सुंदरबन, पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय व शांत घाटी। तो इसका सही आंसर होगा पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। पृथ्वी की जैव विविधता अनेक पर्वतीय क्षेत्रों में विभाजित है और दुनिया में 1000 से अधिक प्रमुख परिक्षेत्र हैं। इनमें से 200 सबसे समृद्ध हैं और सबसे दुर्लभ और सबसे विशिष्ट प्राकृतिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 141। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय अवस्थित है झांसी में, गोरखपुर में, इलाहाबाद में या आगरा में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में। इलाहाबाद का नाम अब इलाहाबाद फिलहाल रहा नहीं, इसका नाम हो गया प्रयागराज। तो इसका सी राइट आंसर होगा। और एकमात्र ये विश्वविद्यालय है, उसका नाम है राजर्ष टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। राजर्ष टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ये इलाहाबाद में है, आधुनिक प्रयागराज में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 142। कर्मा एक लोक नृत्य है, सोनभद्र का, ब्रजभूमि का, बुंदेलखंड का या उपरोक्त में से किसी का नहीं है? तो 142 हमारा सोनभद्र इसका राइट आंसर होगा। कर्मा एक लोक नृत्य है, वो सोनभद्र का है। इसके अतिरिक्त सोनभद्र और मिर्जापुर के खरवार आदिवासी लोगों द्वारा ये लोक नृत्य किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 143 अगला, हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? नोएडा सॉफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी, सीतापुर प्लाईवुड उद्योग, गोरखपुर खेलकूद के सामान बनाने का उद्योग, वाराणसी रेशम उद्योग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोरखपुर खेलकूद सामान, ये गलत हमारा हो जाएगा। तो मित्रों, वाराणसी रेशमी साड़ियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ये रेशम उद्योग सही है। और नोएडा सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी के लिए यह भी सही है। और इसके अतिरिक्त सीतापुर में प्लाईवुड उद्योग है। तो यही बचता है गोरखपुर, ये खेलकूद सामान के लिए बनाने के लिए, ये गलत होगा, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 144। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है आगरा में, इलाहाबाद में, कानपुर में, लखनऊ में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कानपुर में। इसका सही आंसर होगा कानपुर। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कानपुर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 145। राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगान ने अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी समेत 10 देशों के राजदूतों को देश छोड़ने का आदेश दिया है। वो किस देश के राष्ट्रपति हैं? सूडान के हैं, इजराइल के हैं, तुर्की के हैं या बांग्लादेश के हैं? तो वो तुर्की के राष्ट्रपति हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगान ने अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी समेत 10 देशों के राजदूतों को ये सभी देशों में राजदूत होते हैं, इन राजदूतों को देश छोड़ने का आदेश दिया है और तुर्की के घरेलू सामानों में भी दखल देने का आरोप लगाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 146। 22वां राष्ट्रमंडल आयोजन होगा सिडनी में, बर्मिंघम में, मेलबर्न में या ऑकलैंड में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्मिंघम में। बर्मिंघम इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। वर्ष 2022 में आगामी 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। बर्मिंघम ये हमारा इंग्लैंड में है, इंग्लैंड में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 147। वो राज्य सरकार जिसने प्रदेश में श्री धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत की है, छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली? तो ये हमारा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने श्री धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर की योजना की शुरुआत की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कम लागत वाली जेनेरिक दवाएं प्रदान करने के लिए और राज्य के कमजोर लोगों को निर्बाध स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए श्री धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल योजना नाम से एक नई योजना शुरू की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 148। हाल ही में मीनू मुमताज का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वो किस क्षेत्र से संबंधित थी? संगीत, अभिनव, लेखन या चित्रकला? तो इसका सही आंसर होगा अभिनव के क्षेत्र में वो थी। मीनू मुमताज बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार और कॉमेडियन महमूद की बहन थी और उनका 79 वर्ष की उम्र में हाल ही में निधन हो गया है। वो अभिनव के क्षेत्र में कार्य करती थी, अर्थात अभिनव से संबंधित थे। इसका भी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 149। धीरे धीरे हम लोग समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। हाल ही में किस तिथि को विश्व पोलियो दिवस मनाया गया? 22 अगस्त, 23 सितंबर, 24 अक्टूबर और 25 नवंबर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर। सी इसका राइट आंसर होगा। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है और जिसका उद्देश्य पोलियो जैसी बीमारी के विषय में लोगों को जागरूक करना होता है। पोलियो को समाप्त करना वर्ष 2021 का थीम था डिलीवरिंग ऑन ये प्रॉमिज, डिलीवरिंग ऑन ये प्रॉमिज। वर्ष 2014 में विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO जिसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जैसा हुआ ऑर्गेनाइजेशन WHO, इसे भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया था। तो ये 2014 में
भारत ने पोलियो मुक्त घोषित कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 150। निम्नलिखित में से किस डायरेक्टर को भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? सलीम खान, राजकुमार हिरानी, कबीर खान या इम्तियाज अली? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इम्तियाज अली। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इम्तियाज अली। और इम्तियाज अली जो है डायरेक्टर हैं, इनको भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।